हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा लाइंस एंड एंगल्स का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल थियरी सब कुछ कवर कर लिए थे, है ना। और आज के लेक्चर में उन्हीं थियरी को यूज़ करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। लगभग जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज में मैं आपको करके देने का कोशिश करूँगा। ये बड़ा ही इजी चैप्टर है, कोई भी बच्चा इसका प्रॉब्लम कर ही लेता है, बहुत ही इजीली इसको टैकल कर लेता है, तो ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं आता है उनको। ठीक है, फिर भी हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, देन पता चलेगा अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम्स को सोचेंगे कैसे विद द हेल्प ऑफ द थियरी कंटेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन तो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अननेसेसरी क्वेश्चन लिखने का कोई ज़रूरत मैं समझता नहीं, तो मैं एनसीईआरटी के वही एग्जाम्पल नंबर और एक्सरसाइज नंबर शेयर करूंगा आपके साथ। तो आप अकॉर्डिंगली अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को देख सकते हो, अपने नोट्स में क्वेश्चन लिख के फिर यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ज़रा ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है ना, एक फिगर दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, सही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फिगर आपको दिया हुआ है, दो लाइंस इस तरीके से कट मार रहे हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट O है, ठीक है, ये 4 है एंगल, बात समझ में आया ना। तो ये मान लीजिए RS, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका P और Q। आपको बोला जा रहा है इस फिगर में PQ और RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पे। ठीक है, if POR angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7 then find all the angles। मतलब ये चारों के चारों एंगल निकालना है, तो कोई भी दो एंगल निकालने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं एंगल POR को मान लेते हैं x एंड एंगल ROQ को मान लेते हैं y। ठीक है, तो अगर ये x है और ये y है तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, अगर ये x कंसीडर करते हो ये y हो जाता है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देयरफॉर एंगल QOS ये भी x हो जाएगा एंड एंगल POS जो होगा वो भी y हो जाएगा, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे रीजंस आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है, इस रीजन के वजह से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये इक्वल होंगे। ठीक है, अभी आप क्लियरली एक चीज जानते हो कि भाई पूरा अगर एक चक्कर लगा दी तो हमें कितना एंगल मिलता है, 360 एंगल मिलता है। तो ये इन चारों का समेशन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक और लाइन लिख दो, इसको एक्सटेंड कर देते हैं सच दैट, इन दोनों का x और y मान लिया, सच दैट x:y बराबर 5:7। दैट इज x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5y/7 मिल जाएगा। सही है, तो वी हैव यहाँ से अपने को क्या मिला, यहाँ से अपने को मिल जाएगा कि POR प्लस ROQ प्लस QOS प्लस POS, इन चारों का समेशन जो है वो कितना है, 360 डिग्री। अगर इन चारों का समेशन 360 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई का समेशन 360 डिग्री है। सही है, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ये हो जाएगा 360 डिग्री। अगर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई 360 डिग्री है तो x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री होगा। सही बात है, x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सही बात है, और इसको आप अगर इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके रखते हो तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5y/7 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 12y इज इक्वल टू 7 इंटू 180 डिग्री। सही है, तो y का जो वैल्यू आएगा वो 12 से अगर कैंसिल कर देते तो ये लगभग 7 इंटू 15 हो जाएगा आपका, मान लीजिए कितना, 105 डिग्री हो जाएगा। सही है, तो y आ गया 105 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/7 इंटू 105 डिग्री। तो 5/7 इंटू 105 डिग्री ये कितना आ जाएगा आपका, लगभग मान लीजिए 15 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 75 डिग्री और y का वैल्यू आ गया
105 डिग्री। तो ये एंगल 75 हो गया, ये एंगल 105 हो गया। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 105 है तो ये भी 105 होगा। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर एंगल POR इक्वल टू 75, एंगल POR इक्वल टू एंगल QOS इक्वल टू 75 एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS इक्वल टू 105 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्यूशन आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर गिवन वगैरह आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना? तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है एग्जाम में, है ना? इतना अगर आप लिखोगे तो फुल मार्क आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है दोस्त, है ना? यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज किए हो वो प्रॉपर्टी भी आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। सही बात है, क्लियर है? चलो, तो वही दोस्त, है ना, ये सब अगर पता हो जाता है आपको तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते ताकि चीज़ें और अच्छे से ग्रिप में आ जाए हमारा। तो नंबर 1 तो हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन बुक से, सॉल्यूशन यहाँ से। जो जो क्वेश्चन मैं करा के देता हूँ, जो नहीं कराता हूँ होमवर्क रहेगा वो तो आप खुद से करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आपको क्या बोला जा रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 पे बोला जा रहा है ये आपका लाइन है PQ, सही है ना? और ये O पॉइंट है, यहाँ से एक रे ऐसे गया है OT, ठीक है, एक रे ऐसे गया है OS और एक रे ऐसे गया है OR। ठीक है दोस्त, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा है इस तरीके से, मतलब ये दोनों एंगल शायद इक्वल है और यहाँ पे एक सिंगल डॉट लगाया, ये दोनों एंगल शायद इक्वल है। बोल के देगा क्वेश्चन में बोल के दिया गया है कि OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स। बिल्कुल, OR जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है और OT जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एज WR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ angle POS and angle QOS respectively. Therefore, angle POR is equal to angle SOR बराबर कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल QOT बराबर एंगल SOT, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ एंगल POS इज x देन फाइंड ROT। POS को पूरा x बोल दिया तो हमें निकालना है ROT। सही बात है, हमें क्या निकालना है? ROT निकालना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। POS को x बोल दिया तो हमें ROT निकालना है। सही बात है, तो अगर POS x है ना, एज एंड एंगल POS जो है वो कितना दिया है? x दिया है। तो अगर POS का वैल्यू x से दे देता है वो लोग, POS ही x दिया है ना, हाँ POS को x दिया है, तो बहुत ही आसानी से मैं QOS निकाल सकता हूँ। देयरफॉर एंगल QOS कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल POS हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और इसी QOS को मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल QOT लिख सकता हूँ। ट्वाइस ऑफ एंगल QOT लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल, है ना। सिंस, क्यों लिख सकते हो? सिंस आप जानते हो QOT और SOT इक्वल है ना, तो देयरफॉर QOS का जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ एंगल QOT के इक्वल होगा। सही बात है, तो अगर यहाँ से मैं QOT एंगल का बारे में बात करूँ तो 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो ये 90 माइनस x/2 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और वही हो जाएगा आपका एंगल QOT। ठीक है ना, तो वही बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जो आप पढ़ के आए हो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल 3 में क्या बोला जा रहा है? फिगर 6.11 में, फिगर पहले मैं बना देता हूं, कुछ इस तरीके से बना हुआ है फिगर। ये एक रे है और ये एक और रे है, तो ये OS हो गया, ये हो जाएगा OP, ये हो जाएगा OQ और ये हो जाएगा OR। ठीक है,
तो ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस 4 रेज है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल पी ओ क्यू और प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, है ना, और प्लस एंगल पी ओ एस, मतलब ये चारों एंगल का समेशन 360 डिग्री आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो आप एग्जाम्पल नंबर 1 में यूज़ किए थे उसी को कैसे प्रूफ करोगे, ये चीज़ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। अब बेसिकली कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, है ना। एक रे आप खींच दो यहाँ से, है ना, यहाँ से एक रे खींच दो आप, तो फिर आप क्या बता पाओगे, इन दोनों का समेशन 180 डिग्री है। फिर आप ये बोल पाओगे इन दोनों का समेशन भी 180 डिग्री है, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना तो इन दोनों का समेशन होके ये एंगल आ जाएगा और यहाँ पे 3 एंगल है, तो चारों एंगल का समेशन 360 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको। फिर मैं एक्सरसाइज 6.1 में चलता हूँ और उधर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ आपके साथ। स्टार्टिंग में तो इनिशियली बहुत ही ईजी लेवल के प्रॉब्लम्स है 1 2 3, वो सब तो आपके लिए होमवर्क छोड़ना बेहतर है ना, वो आप खुद ही कीजिएगा। 4 5 6 उन तीनों को मैं करके देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, इजी लेवल है सारे के सारे, ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी खास इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना, इजीली आप टैकल कर सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंगली। 4 पे ध्यान से देखिएगा, 4 को ज़रा ध्यान से देखिएगा। 4 पे क्या बोला जा रहा है, ये एक रे है आपका, ये एक और रे है, इसके जस्ट ऑपोजिट में एक और रे है ना, और इधर एक और रे दिख रहा है, सही बात है। तो ये O आ गया, है ना, ये O आ गया, ये C है, ये B है, ये D है और ये आपका A है, समझ में आ रहा है। तो ये Z होगा, ये W होगा, ये X होगा, ये Y होगा, बात समझ में आए, क्लियर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, सही बात है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है ना। अगर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे बस इतना सा ही प्रूफ दिया है आपको, कंडीशन दिया है कि x और y का समेशन w प्लस जेड के इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या पता है दोस्त, हमें क्या पता है कि वी हैव, आप ये बोल सकते हो ना कि चारों के चारों एंगल के समेशन 360 डिग्री होगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सब का समेशन 360 डिग्री होगा, सही बात है। तो x प्लस वाई को अगर मैं w प्लस जेड लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से सॉल्व हो करके निकल जाएगा कि w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो w प्लस जेड अगर 180 डिग्री होता है तो यहाँ से आएगा क्या, BOD एंगल का समेशन प्लस AOD एंगल का समेशन विल बी 180 डिग्री। तो BOD और AOD का समेशन अगर 180 डिग्री है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ ना यहाँ से कि BOD और AOD का समेशन हो जाएगा एंगल AOB। तो एंगल AOB यहाँ से क्या निकल गया, 180 डिग्री निकल गया, और AOB अगर 180 डिग्री निकल गया देयरफॉर प्रूफ हो गया कि AB इज अ लाइन। क्या प्रूफ हो गया यहाँ से, AB जो है वो एक लाइन प्रूफ हो गया, है ना। यहाँ पे AB ना दिख करके क्वेश्चन में AOB लिखा है तो आप भी AOB लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है ना। फिर अगला प्रॉब्लम को दिख रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6, है ना, और उसमें फिगर यूज़ किया है, कौन सा फिगर, 6.17 फिगर, है ना। और 6.17 फिगर किस तरीके से दिया हुआ है देख लेते ज़रा, है ना। इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसा एक लाइन है, जो लाइन आपको POQ बताया जा रहा है ना, उसके ऊपर परपेंडिकुलर में एक और लाइन है, और वो कौन है, वो आपका OR है, और उसके साथ एंगल में यहाँ पे OS है, बात समझ में आए। चलो, बोला जा रहा है कि POQ इज अ लाइन, बिल्कुल सही बात है ना। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। OS is another ray lying between rays OP and OR, OS is the another ray lying between OP and OR, बिल्कुल सही है ना। प्रूफ दैट ROS, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है दोस्त, ROS एंगल ROS इज इक्वल टू
हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, है ना, ये प्रूफ करना है। एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इस चीज को प्रूफ करना है। सही बात, क्लियर है। चलिए, तो QOS माइनस POS, ठीक है। तो यहाँ पे QOR एंगल तो 90 डिग्री क्लियरली दिख रहा है, सही बात है, ठीक है। तो ROS को निकालना किसके टर्म में, QOS के टर्म में निकालना है और POS के टर्म में निकालना है, POS के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ROS से ही अगर प्रॉब्लम को स्टार्ट करें तो RAS को क्या लिख सकते हैं, QOS माइनस ऑफ एंगल ROS, ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्त, ठीक है ना, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये ट्वाइस ऑफ ROS इज इक्वल टू QOS, बात समझ में आया ना, ठीक है। ROS को मैं QOS माइनस, अरे ROS क्या बोल रहा हूँ, ये तो एंगल QOR होगा, ये तो QOR होगा, सही बात है। अच्छा, अभी मेरे को इस QOR को किस में लेकर के जाना है, POS में लेके जाना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे POS चाहिए। तो इसको मैं एंगल POS प्लस एंगल ROS ज़रूर लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS माइनस एंगल ROS, सही बात है। तो ये अगर करे तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल ROS हो गया, है ना, जो कि QOS माइनस POS के इक्वल है। बात समझ में आया। तो यहाँ से जो ROS निकलेगा वो कितना निकल रहा है, वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इजी प्रूफ है ना। ये एंगल 90 डिग्री देने का जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, है ना, ये दूसरा कोई एंगल होने से भी प्रूफ हो जाएगा, इसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इजी प्रूफ है, ये सब आराम से आप टैकल कर सकते हो। 6 वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P, ठीक है। XYZ इज 64, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, मान लीजिए ये Z पॉइंट है और ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, तो ये 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, है ना। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ इज बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, YQ, ठीक है। तो बना दिया फिगर। फाइंड XYQ, बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको XYQ निकालना है, XYQ निकालना है पहले, XYQ निकालना है, सही है। तो मान लेता हूँ ये एंगल को, लेट एंगल ZYP बी X डिग्री, है ना। तो एज YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP, therefore एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल PYQ, ठीक है ना। तो ZYQ इज इक्वल टू PYQ अगर होता है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ZYQ बराबर PYQ है ना। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ नाउ, है ना, एंगल तीनों एंगल का समेशन कितना होगा, एज XYP इज अ लाइन, XYP इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल PYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। XYZ प्लस ZYQ प्लस PYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ZYQ और PYQ तो इक्वल है और XYZ तो दिया हुआ है 64 डिग्री। तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल क्या लिख सकता हूँ यार, मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था XYQ निकालना था। तो मैं इसके लिए मेरे को ZYQ का जरूरत है, तो इसको मैं ZYQ लिख देता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में अगर रीजन देना है तो दे सकते हो, सिंस ZYQ और PYQ इक्वल है इसीलिए ट्वाइस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ZYQ जो निकल करके आ जाता है वो आ जाता है 180 माइनस 64 116/2 58 डिग्री, ठीक है। तो ZYQ हो गया 58 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं XYQ निकालते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा एंगल XYZ
प्लस जेड वाई क्यू, ठीक है ना, दैट इज 64 प्लस 58 डिग्री विच इज 120 डिग्री, 122 डिग्री। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपन सवाल को निपटाएंगे। तो थोड़ा सा ठीक लेवल का था क्वेश्चन, अदरवाइज इजी है सारे के सारे कंसेप्ट, इसमें कुछ नया चीज आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, बस आपके पास जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसी को यूज करते हुए आपको अपना दिमाग को यूज करना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऑलरेडी नोन चीजें हैं। आगे चलती है, चलिए 6.1 खत्म हो चुका है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस पर ध्यान से देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन करने वाले हैं क्या नहीं, हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अभी पेज नंबर 124 एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं, जो 6.2 के अंडर पे है। उसमें क्या बोला जा रहा है, 6.24 फिगर, 6.2 फिगर में कुछ ऐसा बनाया गया है, कुछ ऐसा बनाया गया है, एक्स एम और y, तो ये r है, ये s है, ये r है, ये s है, ये p है, ये q है, सही बात है। तो ये 135 है ना, और ये 40 डिग्री है। बात समझ में आए, क्लियर है? चलिए, तो PQ और RS जो है वो पैरेलल दिया गया है। क्या दिया गया है? PQ जो है वो RS का पैरेलल है। एंगल MXQ वो कितना है, 135 डिग्री है, और एंगल MYR वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो XMY निकालना है, XMY मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो एज हमें यहाँ पे ये एंगल निकालना है, तो क्यों ना हम वो ट्रांसवर्सल वाला प्रॉपर्टी अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो आएगा कुछ ना कुछ, समझ में आया ना, क्लियर है? क्योंकि आप खुद सोचो ना, कंस्ट्रक्शन तो आप खुद ही सोच पा रहे हो कि अगर मैंने ये लाइन नहीं बनाया तो प्रॉपर्टी में कैसे लगाऊंगा, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, ये सारी चीज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए कि वी ड्रो अ लाइन, और ये तो M दिया हुआ है ना, AB मान लेते हैं, AMB थ्रू M which is parallel to line PQ and RS, जो कि PQ और RS का पैरेलल है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, है ना, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एज PQ is parallel to AB, है ना, and MX is the transversal, MX is the transversal, therefore angle MXQ plus angle XMB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना, और अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, सिंस कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री फॉर पैरेलल लाइंस, सही बात है। तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का समीशन 180 डिग्री होगा। अभी इनमें से एक तो दिया हुआ है 135 डिग्री, तो रिमेनिंग वन आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। XMB आप इजीली टैकल कर सकते हो, और वो कितना होगा, XMB हो जाएगा 180 माइनस 35, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं कि आप ये भी बोल सकते हैं, है ना, अगेन AB जो है वो RS के पैरेलल है ना, और MY जो है MY ट्रांसवर्सल है, तो अगर MY ट्रांसवर्सल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि BMY प्लस, ये तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, BMY जो होगा वो MYR के इक्वल होगा, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल,
ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है किस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है? अब देखो ध्यान से, तो यहां से आपके पास BMY का वैल्यू मिल जाता है कितना, 40 डिग्री। तो ये 2 है, और 1 और 2 को अगर आप जोड़ दोगे तो क्लियरली आपको दिखता है XMB प्लस BMY, XMB प्लस BMY इज इक्वल टू 45 प्लस 40 आ जाता है, और इन दोनों का समेशन ही कहीं ना कहीं XMY है जो आपको निकालने को बोला गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब बोल सकते हो बिल्कुल अच्छा सवाल है ना, और इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है जहां पे सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत हो रहा होगा आपको। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, और एग्जाम्पल 5 जो है वो ऑलरेडी मैं थियोरी में थ्योरम के फॉर्मेट में कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अगला एक्सरसाइज दैट इज 6.2 पे। चलिए स्टार्ट करते 6.2। ठीक है दोस्त, 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 पहला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि दोस्त लाइंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, AB CD और यहां पे EF। कहानी क्लियर है? सही बात है, एक पॉज लेके आपको बताता हूँ वापस। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि AB जो है वो पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD, और CD जो है वो पैरेलल टू EF है ना, और Y/Z जो है वो 3:7 के इक्वल है। तो X निकालना है अपने को। तो XYZ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको X दिया गया है ना, ये Y दिया गया है और ये आपका Z दिया गया है। ठीक है ना, तो एज ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा। लिखना विखना आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा खुद से। तो X + Y 180 डिग्री मिल गया। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल भी Y होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, और एज ये दोनों भी पैरेलल है तो Y + Z भी कितना होगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। दैट इज यार आपका 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अभी Y/Z दिया हुआ है, दैट इज Y का वैल्यू 3Z/7 होगा। इसी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो 3Z/7 + Z बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 10Z/7 का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो ये Z का वैल्यू 7 × 18 हो जाएगा आपका 126 डिग्री। तो Z अगर आ गया Y निकाल दीजिए और Y पुट करके X निकाल दीजिए, तो XYZ तीनों आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे तो आपको X ही निकालने को बोला है। बात समझ में आया? क्लियर है। तो बहुत ही ईजी लेवल के प्रॉब्लम से ये सब आप इजीली टैकल कर सकते हो। 3 हो जाएगा आपके ख्याल से। 4 थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो शायद, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप चाहते हो कि सर ये सब तो मैं खुद से ही सोचूंगा, बहुत आसान लग रहा है, तो बिल्कुल और आपको सोचना ही चाहिए खुद से। मैं तो बोलूँगा कि एक अटेम्प्ट लगाने के बाद ही ये सब आप सॉल्यूशन देखिएगा, तभी जा करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सही बात है, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन देख के खास कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आप भी समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ से आपको QRS निकालना है, तो वही QRS सेम पहले जैसे कंस्ट्रक्शन वाला प्रॉब्लम था ना, एक किया था कि यहाँ से एक मतलब परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते, मान लीजिए, है ना, ये आपका एक परपेंडिकुलर हो गया, मान लीजिए इस बेस के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, तो मैं क्लियरली एक चीज़ बोल सकता हूँ ना, है ना, कि पहले तो आप ये बेस कंस्ट्रक्ट करो, है ना। कंस्ट्रक्शन में पहले इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि मान लो आपने यहाँ पे एक XY लाइन बनाए पैरेलल टू PQ एंड ST। XY जो है वो पैरेलल टू PQ एंड XY पैरेलल टू ST, इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, और फिर आपने क्या किए, फिर मान लीजिए आपने XY के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थ्रू R। ठीक है, तो ये 2 स्टेप होगा आपका कंस्ट्रक्शन में जो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, अभी तो आपको दिख गया ये अगर इसका पैरेलल है, ये अगर इसका पैरेलल है तो क्लियरली आपको दिख रहा है ना कि ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से तो ये सप्लीमेंट्री होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका
70 डिग्री, है ना, और ये पूरा पूरा 90 डिग्री है, आप जानते हो। अगर ये 70 डिग्री हो गया तो ये 20 डिग्री हो गया, सही बात है, ठीक है। सिमिलरली ये 130 है तो ये 50 होगा, अगर ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एंगल QRS जो होगा वो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जो निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल सा 2 कंस्ट्रक्शन करना है। एक पहले बेस बनाना है जो इन दोनों के पैरेलल है, लिख लीजिएगा अच्छे से, और फिर उसी बेस के ऊपर अपन ने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है। मान लीजिएगा इसका नाम दे देते हैं RM, ठीक है। तो पहले आप कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा, वी ड्रो एनी लाइन XY थ्रू R पैरेलल टू लाइन PQ एंड ST, ठीक है। and then we draw a perpendicular RM through R perpendicular to line XRY, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट होगा आपका कंस्ट्रक्शन का, एंड देन आप जो भी यूज़ किए हो उसको यूज़ करके सॉल्व करो। यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का रीज़न नंबर 1 दोगे, फिर यहाँ पे क्या दोगे कि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है क्योंकि इनका समेशन 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये 70 है तो ये 20 होगा, है ना। सिमिलरली ये 50 है, ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल का लॉजिक लगाए तो ये 40 आ गया, 40 और 20 60 हो गया, सही बात है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप लॉजिक दे करके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को इजीली दिख रहा है कि वो आप खुद से कर सकते हो, उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना दोस्त। हाँ, तो चलिए प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी 6 एक अच्छा थॉट है, बट सेम थॉट मैं ऑलरेडी आपको 2 बार करा चुका हूँ, एक तो इस प्रॉब्लम में और एक और एग्जाम्पल नंबर 4 जो कराया था थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्शन वाले में। उन दोनों कंस्ट्रक्शन में मैं ये थॉट ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी 6 कितना भी टफ हो जाए आपको खुद से ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। 6 अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप ये दोनों प्रॉब्लम अच्छे से नहीं समझे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। करने के बाद 6 आपसे हो ही जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है ना। 4 जिसने अच्छे से समझ लिया वो तो 6 कर ही पाएगा दोस्त, ठीक है। तो और आपको बनाना भी चाहिए, बिल्कुल खुद से आपको बनाना भी चाहिए, ठीक है। अब बनाइए, सॉल्व कीजिए खुद से, मजा आएगा। अगर नहीं कर पाए तो ज़रूर अपन क्लास में अकॉर्डिंगली करके देंगे, जब हमारा डिस्कशन क्लास होगा, ठीक है, उसमें अपन बता के देंगे, आप टेंशन मत लो। बट एक बार आपको खुद से अटेम्प्ट तो ज़रूर मारना चाहिए अच्छे लेवल में, ताकि आप प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से बोला सॉल्व कर पाओ। सही बात है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था उस जगह पे मैं आपको कहाँ तक रोक दिया था, मैं थ्योरम नंबर 8 तक उस PDF में मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। आपके बुक में और 2 चीज़ दिया गया है यहाँ पे, है ना, जो ट्राइंगल्स के साथ रिलेटेड है ना, जिसको आप फेमस बोल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। इसको चैप्टर 7 में वापस कराता हूँ, बट एज यहाँ पे NCERT में आ गया तो बता देता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। या बुक से देखिएगा, है ना, बुक से नोट कीजिएगा, पेज नंबर 128 में दिया गया है। थ्योरम नंबर 9 दे करके अपना नोट्स में आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आखिरी जगह पे आप 8 पे खत्म किए थे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको ऑफिशियली मैं चैप्टर 7 में पढ़ाता हूँ, है ना, बट एज यहाँ पे आ गया तो बता ही देते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ देखो दोस्त, मैं समझा के दे रहा हूँ, बाकी लिखना विखना आप लिखिएगा खुद से विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है। बाकी मैं समझाने वाला पार्ट पूरा करता हूँ, नोट्स आप उधर से बनाइएगा, है ना। यहाँ पे भी मैं नोट्स बना के दे सकता हूँ, खास कुछ नहीं, और आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। एंगल सम, इन तीनों का समेशन अपने को 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो हमें वही लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें पैरेलल लाइन ढूंढना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं, हम वही कर सकते हैं ना, यहाँ पे ए के थ्रू एक लाइन बना देते हैं XY, है ना, ए के थ्रू एक लाइन बना देते हैं XY जो BC के पैरेलल है। वही हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। पहले तो कंसीडर करोगे ट्राइंगल वगैरह सब कुछ लिखोगे, फिर ट्रू प्रूफ लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, फिर कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, वी ड्रो any line XAY through A parallel to BC, ठीक है। BC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, सही बात है। अच्छा, तो अभी अगर मेरे को बात करना है प्रूफ, तो प्रूफ का अगर मैं बात करूं तो प्रूफ क्या होगा, देखो दोस्त, है ना, मैं ये क्लियरली बोल सकता हूं ना कि सर ये एंगल तो इसके इक्वल होगा,
मैं क्या बोल सकता हूँ, एज एक्स ए वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ए बी इज द ट्रांसवर्सल। अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक्स ए बी जो होगा वो ए बी सी के इक्वल होगा, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया, ठीक है। अगेन आप क्या बोलोगे, अगेन आप क्या बोलोगे, है ना, या फिर सिमिलरली दे करके आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेम लॉजिक, है ना, वाई ए सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी के इक्वल होगा, ठीक है, सेम लॉजिक है, ठीक है ना। तो अभी आप क्या बोल सकते हो कि सर इन तीनों एंगल का ये अगर इसके इक्वल हो गया तो इन तीनों का समेशन तो सर 180 डिग्री होगा, है ना, एज एक्स ए वाई इज अ लाइन। अगर ये एक लाइन है तो क्लियरली आप बोल सकते हो ना कि एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए वाई, इन तीनों का समेशन 180 डिग्री होगा। अगर इन तीनों का समेशन 180 डिग्री होगा तो एक्स ए बी कितना हो जाएगा, ए बी सी प्लस बी ए सी, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यूज़ किया आपने फ्रॉम 1 and 2। बात समझ में आए, क्लियर है दोस्त? चलो, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। और इसी के ऊपर बेस करके एक और थ्योरम आता है, थ्योरम नंबर 10। वो क्या है, वो भी एक फेमस रिजल्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले। वो क्या है, इफ़ अ साइड ऑफ a triangle is produced, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप इसी को यूज कर सकते हो। क्या बोला जा रहा है, अगर एक ट्राइंगल ऐसे है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, तो आप किसी भी साइड को अगर एक्सटेंड करते हो, मान लो ए बी को एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल है ना, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल है। तो अगर इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलता हूं तो इंटीरियर एंगल तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट एज ऑपोजिट वर्ड यूज कर दिया तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम इन दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों का समेशन इसके इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो इस एंगल का समेशन इन दोनों के इक्वल होगा। सिमिलरली आप अगर इसको एक्सटेंड करते हो तो इस एंगल का समेशन इन दोनों के इक्वल होगा, मतलब इस एंगल का वैल्यू इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। यही है आपका सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का समेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि सर इन तीनों का समेशन तो 180 डिग्री है। अगर मैं इसको x बोलूँ, इसको y बोलूँ, इसको z बोलूँ, तो x प्लस वाई प्लस z इज 180 डिग्री फ्रॉम दिस थ्योरम। आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी आप y को बस क्या लिख दो, y को क्या लिख दो, y को 180 डिग्री माइनस CBP लिख सकते हो ना, 180 डिग्री माइनस CBP लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 180 कैंसिल, तो CBP का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस z आ गया, एंड CBP इज योर एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू x प्लस z, दैट इज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? तो इसी तरीके से बहुत ही इजीली आप इसको टैकल करके प्रूव कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, पहले किसी क्वेश्चन में शायद रिफ्लेक्स एंगल निकालने को बोला था, किसी क्वेश्चन में मैं भूल गया था, मैं देखा था बट वो बता के मैं जल्दबाजी में चला गया, भूल गया था। रिफ्लेक्स एंगल आप समझते ही होंगे, अगर ये एंगल आपके पास 70 डिग्री आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला हो जाएगा, विच इज 360 माइनस 70। तो निकाल दीजिएगा जो एंगल आया है, जिसका जो रिफ्लेक्स एंगल आपको बोला गया है ना, उसका इंटीरियर एंगल निकाल के 360 से उसी को माइनस कर दीजिए तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? चलो, जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, आप समझते हो। चलिए, तो अभी 6.3 के अंडर पे जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज है उनमें से मेरे को 2-3 क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है, उनको मैं कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो है एग्जाम्पल नंबर 8 एंड देन एक्सरसाइज का 1 या 2 क्वेश्चन बता दूंगा तो सफिशिएंट तरीके से आपका पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ डिस्कशन वाला पार्ट बचेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पढ़ाना एक स्टेज तक ठीक रहता है, बट उसके बाद जब तक बच्चे उसको करके डाउट्स क्लियर नहीं करते तब तक वो पढ़ाना
सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से देखते हैं, है ना। ये है आपका ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मान लीजिए पॉइंट ई तक आया, ये मान लीजिए पॉइंट डी तक आया, है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट ओ है, सही बात है, क्लियर है। चलो, तो फिगर में बोला जा रहा है, अच्छा यहाँ पे नेमिंग भी किया है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और शायद बोल के दिया है कि ये और ये इक्वल है, और इधर भी ये और ये इक्वल है, मतलब ये बाइसेक्टर है शायद। ठीक है ना। हाँ, तो आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल ये बाइसेक्टर है, तो आपको प्रूफ करना है बी ओ सी जो है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन ही एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 8, चलो, तो किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। हमें इन दोनों पे रिलेशन चाहिए, इन दोनों पे रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हम सबसे पहले इतना डिटेल में लिखेंगे नहीं, आप लिखिएगा। हम लिख रहे हैं एज बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल EBC and angle DCB. Therefore, angle EBC, angle EBO is equal to angle CBO and angle BCO is equal to angle DCO. बात समझ में आया ना, क्लियर है। BCO और DCO इक्वल है, क्लियर है। चलो, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये दोनों इक्वल है, सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। चलो, तो अभी मैं अगर BOC से स्टार्ट करूं तो BOC को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 180 डिग्री माइनस एंगल OBC माइनस एंगल OCB लिख सकता हूं, है ना। कौन सा ट्राइंगल से आपने ये लिखे, फ्रॉम ट्राइंगल BOC आपने ये चीज़ लिखी हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 180 डिग्री से अगर मैं OBC को हटाता हूं तो OBC क्या होगा, OBC हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल EBC के इक्वल। ठीक है ना, और OCB हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल DCB के इक्वल, है ना। सिंस आप बोल सकते हो कि एंगल EBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC, है ना, एंड एंगल DCB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OCB, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना। तो यहाँ से आप ये चीज़ कंक्लूड करके रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ अगर लिख के रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हो कि EBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC एंड, मतलब अकॉर्डिंगली आप लिख दीजिएगा यार, जो भी है। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस हाफ यहाँ से कॉमन आ गया, है ना। अच्छा, EBC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो ज़रा, EBC को, इस EBC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 180 डिग्री माइनस ABC लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को तो BAC तक पहुंचना है, तो उसके लिए मेरे को पहले ABC में जाना पड़ेगा। थॉट समझ रहे हो ना किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। और फिर DCB जो है उसको मैं ACB के साथ एसोसिएट करता हूं, और फिर ACB और ABC के मदद से मैं उधर ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कॉमन आया और ये आ गया एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, तो ये 90 90 180 गया, ये हाफ आया, ये ABC प्लस ACB कितना हो गया, 180 माइनस एंगल BAC, तो ये आ गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC के इक्वल। बात समझ में आया। और ये आपने कहाँ से यूज़ किए, फ्रॉम ट्राइंगल BAC, ये चीज़ आपने यूज़ की, क्लियर है। तो यहीं से ये चीज़ प्रूफ हो जाता है। तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है और ख़ास कुछ इसमें इनोवेशन नहीं है, क्लियर है। बट ये सब क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस में ज़रूर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे दोस्त। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर देते, 6.3 का आखिरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सारे क्वेश्चंस दोस्त आपके बहुत अच्छे से इजीली बन जाना चाहिए, यही मेरा उम्मीद है। और जब आप ये बना करके क्लास में आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना आप समझे हो, कितना आप नहीं समझे हो। क्लियर है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली देखते हैं चीज़ों को। नंबर 6 ज़रा ध्यान से देखिएगा। नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ये है आपका Q, ये है आपका P, ये है आपका R, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए ये T है,
यहाँ पे मान लीजिए ये टी है और ये दोनों इक्वल ऐसा कुछ दिखा रहा है, ये दोनों भी इक्वल ऐसा कुछ दिखा रहा है, ये एस है। तो बोला जा रहा है कि द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। अच्छा, ये पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर है, पी आर एस इसका पी आर एस का बाइसेक्टर। ये ना देने से भी होता है ना, लिख देने से ही तो होता है ना, ये सब डायग्राम ना देने से भी होता है। हाँ, आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो बिना डायग्राम का, बुक का डायग्राम के बिना प्रैक्टिस कीजिएगा और दिमाग क्लिक करेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में टफ पेपर बनाने का कोशिश किया ना तो कभी भी डायग्राम वगैरह नहीं देगा, आपको याद रखना, ठीक है। आपको डायग्राम वगैरह नहीं देगा, आपको लैंग्वेज लिख करके दे देना पड़ेगा और उसी लैंग्वेज को देख करके आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अननेसेसरी जो भी लैंग्वेज में लिखा गया है वो सब कुछ डायग्राम में दे देता है बुक में, है ना। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आसान हो गया ना। तो जब आपके पास डायग्राम नहीं रहेगा तब तो आप शायद सोचने का काबिल रहोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली आपको उसी तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि जब भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे आप बिना डायग्राम को देखे सवाल को सॉल्व कीजिए, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि डायग्राम देखने के साथ साथ सवाल का जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है वो खत्म हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे बाइसेक्टर, अभी अगर उन्होंने यहाँ इन दोनों को इक्वल मार्क करके दे दिया तो बाइसेक्टर लिखने का और मतलब ही नहीं बनता है ना। बच्चे को बाइसेक्टर पता है कि भी नहीं, ये टेस्ट ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब डायग्राम देना क्वेश्चन में बहुत ही गलत है ना। जहाँ पे एकदम नेसेसरी है देना ही चाहिए, उसी जगह पे देना जरूरी है मेरे ख्याल से। अनलेस अनटिल जितना डायग्राम कम दिया जाएगा ज्योमेट्री में उतना ही बच्चा ज़्यादा सोचेगा और उतना ही उसका ज्योमेट्रिकल स्किल्स जो है वो डेवलप होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे क्लियरली बोल दूंगा कि एज क्यू टी एंड आर टी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस। एक्सटर्नल लिखने का जरूरत नहीं है, पी आर एस अगर लिख दूंगा तो सफिशियंट है। देयरफॉर पी क्यू टी और एस क्यू टी दोनों इक्वल होगा, और दूसरा पी आर टी और एस आर टी ये भी इक्वल होगा। तो ये रोमन 1 है और ये रोमन 2 है। बात समझ में आ रहा है। एस आर टी इक्वल होगा, पी आर टी और एस आर टी भी इक्वल होगा। तो आपको प्रूफ करना है क्यू टी आर, है ना। टू प्रूफ तो ऊपर होगा, ये तो प्रूफ वाले सेगमेंट में आ गया ना, ठीक है। टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन का तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस गिवन इंफॉर्मेशन ऊपर लिख दीजिएगा आप। और टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, क्यू टी आर, इसको हमें प्रूफ करना है हाफ ऑफ क्यू पी आर, मतलब इस एंगल को इस एंगल के साथ एसोसिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सोचिएगा ज़रा ध्यान से, सोचिएगा ज़रा ध्यान से, है ना। हम स्टार्ट करते क्यू पी आर से, है ना। हियर क्यू पी आर को हम क्या लिख पाएंगे, ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू, ठीक है। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ये हो गया आपका। अभी पी क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो, आपको इस एंगल का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको इस एंगल का ज़रूरत है अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो ये दोनों तो इक्वल है आप जानते हो, तो पी क्यू आर को आप ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर लिख दो, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर लिख दो, है ना। और पी आर क्यू को आप क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर क्यू लिख दोगे। तो ये 180 डिग्री माइनस टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, है ना। तो टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल क्यू टी आर लिख सकता हूँ, ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल क्यू टी आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 360 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर। सही बात है, क्लियर है दोस्तों। चलो, तो यहाँ पे माइनस 180 बच रहा है, क्यों बच रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू पी आर को हमने लिख दिया 180 माइनस दिस। अभी पी क्यू आर जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, सही तो है। तो टी क्यू आर प्लस इसको मैंने 180 लिख दिया, तो ये 360 आ गया। ऐसा क्यों आ रहा है यार,
360 तो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हाफ ऑफ क्यू पी आर प्रूफ करने बोला है, क्यू टी आर को, तो आ गया था। अगर ये 360 का फैक्टर नहीं आता तब तो ये हो गया था लगभग। मामला समझ नहीं आ रहा यार। क्या कहानी है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यू पी आर तो बड़ा ऑब्वियस है यार। क्यू पी आर को अपन ने 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू लिखा, और पी क्यू आर जो होगा, पी क्यू आर तो ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, सही तो है। क्या दिक्कत है, पता नहीं यार क्या दिक्कत है, क्या मिस्टेक है यहाँ पे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद सवाल में गलती होगा कुछ ना कुछ। अब देख लीजिएगा, मेरे पास तो यही रिजल्ट निकल करके आ रहा है और मैं तो इसी को ही आंसर में दूंगा। क्यू टी आर का वैल्यू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर आ रहा है। ये डायरेक्टली हाफ ऑफ क्यू पी आर तो नहीं हो सकता है, 90 डिग्री का एडिशन यहाँ पे होना चाहिए। शायद क्वेश्चन ज़रूर मिस्टेक है, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। हो भी सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना दोस्त। चलो, तो लाइन्स एंड एंगल्स हमारा यहीं पे ख़त्म होता है ना। रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी एग्जांपल्स है और एनसीईआरटी का थ्योरी, वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, फिर भी आप एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपका जितने भी एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सारे रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क में गया, ठीक है, वो आप कंप्लीट करके आइएगा। पहले तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराया एक लेक्चर में, उनको बहुत अच्छे से आप खुद से कीजिएगा, है ना। उनको खुद से प्रैक्टिस करके अच्छे से सॉल्यूशन बना के नोट्स तैयार करके रखिएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको आप मैंने जैसे सॉल्यूशन लिखा ऐसे मत लीजिएगा। गिवन, आपको ज्योमेट्री लिखने का स्टेप्स बहुत अच्छे से मालूम होगा, है ना। पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, है ना। फिर लिखते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत है तो, जबकि ये हर जगह पे ज़रूरत नहीं होता है, और फिर आता है हमारा प्रूफ वाला सेगमेंट। इस ऑर्डर में आप सारे क्वेश्चन को लिखिएगा, मैं चेक करूंगा आपका कॉपी, ठीक है। अब लिखने के बाद जा करके जो भी इनमें से फाइनल डाउट्स है आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना। और उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी कराए, लगभग 50 to 60% अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको, है ना। तो उनको पहले अच्छे से करने के बाद उन पे ग्रिप लाओ, प्रैक्टिस करके अच्छे से, बिना देखे कीजिएगा, देख के करके कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, बिना देखे कीजिएगा। और अगर आप खुद से ही सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज ज़रूर सारे क्वेश्चंस हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तब तो हम शेयर कीजिए, मैं बताएंगे क्लास में, हम बताएंगे उसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, मेरे उम्मीद से कि आप लाइन्स एंड एंगल्स इस छोटे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप कवर कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, है ना। अगले लेक्चर जो आएगा वो हमारा नया चैप्टर के साथ आएगा, ट्राइंगल्स, और वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस जगह से हमारा प्योर ज्योमेट्री स्टार्ट होगा, 7, 8, 9, 10। इन चारों चैप्टर में बहुत डीप में जाना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके चीज़ों को परफेक्शन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स एक ईजी ज्योमेट्री वाला पार्ट है, बट इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, हर जगह पे इसका एप्लीकेशन आएगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे उम्मीद से आप बहुत अच्छे चीज़ों को समझे होंगे। जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर लेक्चर में आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी क्लास होगा हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर डाउट रह जाता है ना, तो मैं क्लियर कर दूंगा, बट आप ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस पहले खुद से ज़रूर कीजिएगा, होमवर्क को भी करके आइएगा, तभी अब बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते क्लास को, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले नया चैप्टर के साथ, और उससे पहले आप अपना लाइन्स एंड एंगल्स को कंप्लीट कीजिए। अलविदा, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ बेसिकली एक बार देख लो आप लोग, है ना, कि ये जो एंगल है वो मैंने इसके इक्वल कंसीडर किया, जबकि ये सेले मिस्टेक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो PRT और TRS इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो बेसिकली एंगल PRQ को अपने को पहले 180 डिग्री माइनस एंगल PRS लिखना पड़ेगा, सही बात है। PRQ को पहले 180 डिग्री माइनस PRS लिखना पड़ेगा, एंड देन जा करके हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 180 माइनस ये एंगल 2QR हो गया, माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल PRS को अपन क्या लिख सकते हैं,
ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर टी लिख सकते हैं, है ना, पी आर टी। और वही पी आर टी आपका आप जानते हो 180 180, यहाँ से फैक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बच क्या रहा है, यहाँ पे माइनस ये बच रहा है और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। दैट इज़ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, है ना, और फिर आपका पी आर क्यू जो होगा वो पी आर क्यू को अपने को लिख दिया 180 डिग्री माइनस पी आर एस, और उसी पी आर एस को हम लिख सकते हैं आपका, अच्छा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं समझ गया मैं। अच्छा तो पी आर एस लिख के भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त यहाँ पे, क्योंकि टी आर एस जो है ना, वो हो जाएगा आपका, देखो वापस कर लेते हैं इस चीज़ को, है ना। देखो यहाँ पे एक मसला है ना, कि पी क्यू पी आर को अगर मैं देखूँ तो 180 माइनस पी क्यू आर, ये तो सही बात है ना, और माइनस पी आर क्यू आया, है ना। अभी अगर मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि इस एंगल के साथ अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो इस एंगल से काम नहीं चलेगा, इस एंगल के साथ ये एंगल भी मेरे को चाहिए होगा, ठीक है, इस एंगल के साथ में ये एंगल भी मेरे को चाहिए होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं एक काम यहाँ से कर सकता हूँ, वो क्या है देखो ज़रा, 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर को तो अपन ने बहुत इजीली लिख दिया एंगल टी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर को हमने बहुत ही इजीली लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, क्योंकि ये पता था हमें। और पी आर क्यू में थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, पी आर क्यू ये एंगल आपके पास है, ठीक है, पी आर क्यू ये एंगल आपके पास है। अभी इसके साथ आपको ये एंगल चाहिए, ठीक है, ये एंगल चाहिए। अच्छा, इस इक्वेशन को तो आप रखिए, इस इक्वेशन को आप रखिए, है ना। अभी अगर मैं पूरा ये एंगल निकालने जाऊँ, है ना, पूरा अगर मैं ये एंगल निकालने जाऊँ तो मैं आपको इतना सा बोल सकता हूँ, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कि पी आर क्यू जो होगा वो आपका 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर एस हो जाएगा, है ना। पी आर क्यू जो होगा वो 180 डिग्री माइनस पी आर एस हो जाएगा, और उसी पी आर एस को मैं डबल ऑफ एंगल पी आर टी लिख दूंगा, ठीक है ना, उसी पी आर एस को मैं डबल ऑफ पी आर टी लिख दूंगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर टी अगर ले जा करके हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, सही बात है, तो ये एक इसका वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका पी आर क्यू का वैल्यू, है ना, पी आर क्यू का वैल्यू, ठीक बात है, पी आर क्यू का वैल्यू आया। बट हमें तो बेसिकली चाहिए था ये पूरा एंगल, ठीक है, तो ये पूरा एंगल अगर मुझे चाहिए तो ये पूरा एंगल हो जाएगा टी आर क्यू, ठीक है। तो टी आर क्यू कितना आ रहा है, टी आर क्यू हो जाएगा आपका पी आर क्यू प्लस एंगल टी आर पी के इक्वल, सही बात है, ठीक है, सही बात है बिल्कुल, है ना। तो टी आर पी, सही बात है, तो पी आर क्यू को मैं इसी टर्म में लिख देता हूँ ना, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर टी, है ना, और प्लस एंगल पी आर टी, सही बात है। तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी आ गया आपके पास, ठीक है। तो टी आर क्यू का वैल्यू निकल चुका है, टी आर क्यू का वैल्यू निकल चुका है, सही बात है। तो टी आर क्यू का वैल्यू अगर निकल गया दोस्त, है ना, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी आर क्यू का वैल्यू आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पी आर टी, है ना, टी आर क्यू का वैल्यू आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पी आर टी, सही बात है, टी आर क्यू, सही बात है, ठीक है। तो पी आर टी अगर मेरे पास 180 डिग्री माइनस दिस हो जाता है टी आर क्यू, ठीक है, तो मैं इजीली इसको यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पी आर टी आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल टी आर क्यू, तो इसको रोमन 2 मान लीजिए और इसको रोमन 1 मान लीजिए, ठीक है ना, रोमन 1, इसको रोमन 2, इसको रोमन 3 मान लीजिए। अभी 3 इक्वेशन से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, पी आर टी को ले जा करके यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, एंगल पी आर क्यू का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर टी। तो पी आर टी में मैं क्या पुट करूँगा, 180 माइनस एंगल टी आर क्यू, तो ये लगभग आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर क्यू, 180 माइनस 360 विल बी माइनस 180, ठीक है। तो 1 और 4, अभी 4 को आप 1 पे यूज़ कर सकते हो ले जा करके, ठीक है दोस्त, 4 को आप 1 पे यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम 1 एंड 4 अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, एंगल क्यू पी आर जो होगा, है ना, एंगल क्यू पी आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं
180 डिग्री माइनस 2 ऑफ टी क्यू आर, सही बात है ना। फिर पी आर क्यू में अगर ये पुट करता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ टी आर क्यू, और वापस ये चीज़ प्लस में आ गया, नहीं वापस ये चीज़ प्लस में आ गया, ये तो प्रॉब्लम कर देगा। प्लस में कैसे आएगा यार, प्लस में तो ये पॉसिबल नहीं होगा, वापस कुछ मिस्टेक होगी, देखना पड़ेगा यार एक मिनट को। क्यू पी आर जो है वो क्यू पी आर इजी प्रॉब्लम है, बट क्यू पी आर जो है वो 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर, सही है, माइनस पी आर क्यू, सही है। अभी अगर मेरे को इस जगह तक पहुंचना है तो मुझे एंगल पी क्यू टी क्यू आर का ज़रूरत है, तो मैंने इसी एंगल को ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर लिख दिया, ये तो तैयार है। और मेरे को पी आर क्यू को लेके जाना पड़ेगा कंप्लीट एंगल में, दैट इज अभी मेरा जॉब एक ही है कि पी आर क्यू को मैं टी आर क्यू में कन्वर्ट करूँ, पी आर क्यू को टी आर क्यू में कन्वर्ट करूँ, पी आर क्यू को टी आर क्यू में मैं कन्वर्ट करूँ। तो पी आर क्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, पी आर क्यू को मैंने लिख दिया 180 माइनस पी आर एस, सही है, 180 माइनस पी आर एस। और पी आर एस में ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो पूरा पी आर एस को मैं पी आर टी लिख दिया, ट्वाइस ऑफ पी आर टी लिख दिया, ठीक है। रीज़न आप दे दीजिएगा, सही तो है ना। तो यहाँ से अपने को जो दिख रहा है कि सर ये तो पी आर क्यू का वैल्यू मिल गया, तो हमें तो चाहिए था एंगल टी आर क्यू, तो टी आर क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पी आर क्यू प्लस एंगल टी आर पी, है ना। और पी आर क्यू को आप टी आर पी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो ये 180 माइनस ट्वाइस ऑफ टी आर पी हो गया और प्लस यहाँ पे टी आर पी हो गया, ठीक है ना। तो ये 180 माइनस टी आर पी हो गया, है ना। तो टी आर पी तो आपको मिल चुका है, सही बात है, टी आर पी अच्छा आपको चाहिए था, हाँ टी आर पी तो आपको मिल चुका है। तो टी आर पी का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया इजीली 180 माइनस टी आर क्यू, टी आर पी का वैल्यू मिल चुका है 180 माइनस टी आर क्यू, सही बात है, 180 माइनस टी आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं। हाँ टी आर पी का वैल्यू मिल चुका है 180 माइनस टी आर क्यू, तो इसी 180 माइनस टी आर क्यू, क्योंकि हमें टी आर क्यू का ज़रूरत था। अच्छा ये तो पी आर टी है, तो पी आर टी से मैंने अभी पी आर क्यू निकाला, है ना। तो पी आर टी से अभी मैंने क्या निकाला, पी आर क्यू निकाला। वो कैसे निकाला, पी आर क्यू, अच्छा यहाँ पे पुट कर दिया है ना। यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को पुट कर दूँ जाके, तो ये -2 इंटू 180 माइनस टी आर क्यू दे रहा है, सही तो है यार कैलकुलेशन। तो ये प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर क्यू और माइनस 180 डिग्री दे रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस में आया और प्लस बगल वाला तो 180 डिग्री ही आएगा यार, पता नहीं यार, ये तो 360 आ रहा है, अच्छा ये कैंसिल हो जाए, सही है। अरे फालतू में चेक कर रहा था इतना देर, ये कैंसिल हो जाएगा ना। अभी टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू देखो ना, इस ट्राइंगल में टी क्यू आर और टी आर क्यू अगर मिल गया तो वो 180 माइनस क्यू टी आर होगा ना, उसको आप 180 माइनस क्यू टी आर लिखोगे ना यार, ठीक है। तो ये 360 उड़ेगा ना, ये मेरे को क्लिक ही नहीं कर रहा था, बेकार में समझ गया दोस्त, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्यू टी आर जो आया वो हाफ ऑफ क्यू पी आर के इक्वल आया, सही। तो वही क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे, है ना। आप इसको देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली अच्छे से लिख दीजिएगा, थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह कहाँ पे क्या यूज़ किया, कहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या वगैरह यूज़ किया, अब लिख दीजिएगा कौन सा चीज़ क्या यूज़ हुआ है, अब लिख दीजिएगा। बस बेसिकली वही चीज़ है कि एक एंगल से दूसरा एंगल पकड़ना, थॉट बस इतना सा ही था कि इस एंगल को इसके साथ रिलेट करना है, तो पहले इस एंगल से इन दोनों एंगल पे जाओ। अभी ये तो बाइसेक्टर इजीली दिख गया कि ये कंप्लीट एंगल इसका डबल होगा, इजीली हो गया। प्रॉब्लम हो रहा था कि इस एंगल से इस कंप्लीट एंगल में कैसे जाए, तो इस एंगल से इस कंप्लीट एंगल में कैसे गए, वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया। पहले इस एंगल को हमने 180 माइनस पी आर एस लिखा, और पी आर एस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी आर टी, है ना। तो पी आर टी और इस एंगल के बीच का रिलेशन मिल गया, और जैसे ही रिलेशन मिल गया तो इस पूरा एंगल को मैंने क्या कर दिया, दिस प्लस दैट कर दिया, और फिर समेशन करके अकॉर्डिंगली ये आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा, और इसी पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है।